t इक्वल टू 0 पे चले और q पे आके टाइम इक्वल टू t हो गया, प्रोजेक्शन उसकी o से लेके a तक पहुंचेगी, पार्टिकल p से q पहुंचेगा, प्रोजेक्शन o से a पहुंचेगी। अपनी मीन पोजीशन से ये अभी कितनी दूर है? y दूर है। ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं o क्यों लूं तो दिस मस्ट बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। सपोज जो पार्टिकल है उसने p से q तक जाते हुए एंगल थीटा सेंटर पे कवर किया, देन दिस थीटा मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू ओमेगा टी। दैट मच यू नो फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, आई शेल बी नाउ इट कॉलिंग एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी रादर। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। देन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन, पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन y from this triangle OAQ, this is perpendicular, so this must be equal to hypotenuse into sin theta, so y will be equal to r sin theta and I r sin omega t. Aha, I am getting some kind of harmonic function in the equation of motion. This might prove out to be simple harmonic. At least harmonic तो है, अभी चेक करेंगे ये सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। सिंपल हार्मोनिक के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मैंने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना ली इसकी प्रोजेक्शन की, और वो प्रोजेक्शन ऑसिलेटरी मोशन में थी और उसकी जो इक्वेशन आई उसमें हार्मोनिक फंक्शन आ गया है। अब कुछ उम्मीद जागी है कि शायद सिंपल हार्मोनिक भी हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं भाई। एक्सेलरेशन अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी तो बात बन जाएगी। मेरी जो जिस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक चाहते हैं कि वो हो जाए या लगता है, वो मोशन है इसकी प्रोजेक्शन का, और उसकी पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दिस इक्वेशन r sin omega t. That's why I called you कि r might be using as the amplitude. So y is equal to r sin omega t. वेलोसिटी निकालते हैं क्योंकि पहले एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी होगी, दिस विल बी r ओमेगा cos omega t. This much of differentiation you must be knowing. Then acceleration will be d square y upon dt square is equal to minus r omega square sin omega t. So this is minus omega square. r और sin ओमेगा t मिलके क्या बनाएंगे? y बना देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर y. a is equal to minus omega square y. Omega for uniform circular motion is constant. So a turns out to be proportional to minus y. So the motion of the projection of the particle on one of its diameter in uniform circular motion happens to be SHM. It means such an equation can represent SHM. And luckily, fortunately, अगर मैं d स्क्वायर एक्स अपॉन d, जो मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी, d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर प्लस k डैश एक्स इज इक्वल टू 0, आप उसको सॉल्व करोगे तो यू विल सी दिस इक्वेशन इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन. वाई? अगर मैं इसको लिखूं, इसको दोबारा लिखूं, प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, डजंट इट लुक लाइक द सेम इक्वेशन? With only replacement that omega square is k dash, both are constants, so doesn't matter, constants के ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. So you see this again, मैंने देखो उल्टा काम तो कर दिया. मैंने इक्वेशन से सोल्यूशन नहीं बनाया, मैंने सॉल्यूशन से इक्वेशन बना दी. होता है अल्फा बीटा, आपको पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना लेते आप. तो हमने भी बस ऐसे ही थोड़ी सी चालाकी कर ली, आपको सॉल्यूशन पहले दे दिया, इक्वेशन बाद में बन गई. सो इट मीन्स नाउ ऑनवर्ड्स, अब जो मेरी इक्वेशन होगी, और लॉजिकली ग्राफिकली भी आप देख सकते हो,
अगर इस डायामीटर पे प्रोजेक्शन हो गया तो भी वही बात बनेगी, लेकिन वो देखते हैं क्या बनता है। चलिए मैं इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और थीटा ग्राफ बनाता हूं इसके मोशन को लेके। टाइम t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इस लाइन पे है, इसको यहां से यहां तक आने में कैपिटल T टाइम लगेगा, टाइम पीरियड के बराबर। इसका मतलब यहां पे ये T/4 पे होगा, यहां 2T/4, then 3T/4 and then 4T/4. This is actually T/2 and this is equal to T. T इक्वल टू 0 पे यहां पे है, let it be T/4. T/4 पे उसकी पोजीशन यहां पहुंच गई, T/2 पे वो वापस इस लाइन पे आ गया, 3T/2 पे या 3T/4 पे वो नीचे आ गया, और T पे कहां चला गया, वो वापस इस लाइन पे आ गया। इफ यू विल सी इट इज सिमिलर टू ए साइन कर्व, सो लॉजिकली ऑल्सो ग्राफिकली भी जो मोशन है वो मेरा हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि इसका जो ग्राफ आ रहा है वो साइन कर्व की तरह आ रहा है, और साइन कर्व जो है वो हार्मोनिक है। एक इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं, हम इस डायामीटर पे भी बना सकते हैं इसको। आई विल टेक x वर्सेस t और थीटा। व्हेन आई से थीटा इट मींस ओमेगा टी की वैल्यू ले रहा हूं मैं, t और ओमेगा टी। अब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहां पे है, t इक्वल टू T/4 पे पार्टिकल यहां पे है, t इक्वल टू T/2 पे पार्टिकल ये T/2 है, ये 3T/4 है, ये T है। T/2 पे यहां पे है, 3T/4 पे यहां पे है, T पे यहां पे है, एंड दिस इज नथिंग बट ए कोसाइन कर्व। y y डैश पे अगर आप इसका मोशन देखोगे तो मेरा मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, प्रोजेक्शन कहां पे है, यहां पे है ना। अगर मैं y डैश की बात करता हूं तो एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, और उसका जो ग्राफ आ रहा है वो साइन कर्व आ रही है। अगर मैं इस डायामीटर, मतलब मैंने बल्ब इधर जलाया हुआ है, तो उसकी प्रोजेक्शन अभी p पे ही होगी, जब वो Q पे पहुंचेगा तब मीन पोजीशन से। इसका मतलब पार्टिकल इस वक्त अगर मैं x पे डैश ले रहा हूं तो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है एट t इक्वल टू 0, पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहा है इसका। और अगर ऐसा होता है तो उसका ग्राफ कोसाइन कर्व आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 बेसिकली आपकी डिस्क्रिप्शन पे है। If you choose t equal to 0 to be the time when it is at mean position, then my equation will be r sin omega t. If the particle starts from the extreme position at t equal to 0, the graph is cosine curve, and then my equation is going to be r cos omega t. इसके ये परपेंडिकुलर है। मैं अगर एंगल थीटा लूंगा तो दूसरे डायमीटर के लिए थीटा प्लस माइनस π/2 हो जाएगा, और हमें पता है साइन थीटा प्लस π/2 तो कॉस थीटा होता है। तो अगर मैं परपेंडिकुलरली अपने पॉइंट ऑफ जो डायमीटर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एक 90 डिग्री से घुमा दूंगा तो साइन वैसे भी कॉस में चेंज होना चाहिए था कि नहीं, साइन थीटा प्लस π/2 कॉस थीटा हो जाना चाहिए था, और मेरा देख लीजिए ग्राफ भी कोसाइन कर्व बन रहा है। So I will be using both the solutions. हाँ जी बेटा, जैसे साइन वाला हमारा कर्व है, उसमें हमें मीन बी से स्टार्ट होगी, मतलब फिर ओ से स्टार्ट होगी, पार्टिकल फिर पी से स्टार्ट और वो वाला समझिए। बेटा मैं तो प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं पार्टिकल की थोड़ी बात कर रहा हूं। पार्टिकल तो सर्कल में घूम रहा है, वो तो एसएचएम में नहीं है पुत्र। हमें तो प्रोजेक्शन पे ध्यान देना है ना कि प्रोजेक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है। जब इस डायमीटर की बात कर रहे हो टेबल लैंप इधर लगा हुआ है, जब इस डायमीटर की बात कर रहे हो टेबल लैंप यहां लगा हुआ है।
यहां से तो इसकी छाया यहीं पे आ जाएगी ना। पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों केसेस में P से स्टार्ट कर रहा है T इक्वल टू 0, बट एक्स ओ डेक्स एक्स पे P इज द एक्सट्रीम पोजीशन, और इस पे इसकी प्रोजेक्शन O पे आएगी विच हैपेंस टू बी द मीन पोजीशन। समझ आ गई गल? नाउ सो द जनरल जो मेरे सॉल्यूशन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, R sin ओमेगा टी, y is equal to R cos omega t, and even this sum of the two solutions A plus B cos omega t. इसमें एम्पलीट्यूड R है, इसमें एम्पलीट्यूड R है। ये इक्वेशन भी SHM की इक्वेशन है। ये तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन तो हम निकाल नहीं सकते थे, दो तो हमने निकाल लिए ग्राफिकली। तो ऐसे केस में जो एम्पलीट्यूड है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट होएगा। ये बात भी आपको आसानी से समझ आ जानी चाहिए। यहां साइन है, यहां कॉस है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब इसकी और इसकी डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का होगा, और जब दो 90 डिग्री वाले वेक्टर्स ऐड होते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट होता है। आगे जाके आई ट्राई इफ पॉसिबल मैं आपको वेक्टर एनालिसिस ऑफ SHM भी कराने की कोशिश करूंगा इफ द टाइम अलाउज। तो वेक्टर एनालिसिस में भी हम इनको अगर रिप्रेजेंट करेंगे, दीज टू डिस्प्लेसमेंट्स विल बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर। So these are the equations which will be describing the simple harmonic motion of the particle. Now, मैंने आपको बताया था घड़ी आपके हाथ में है, आप स्टॉप वॉच जरूरी नहीं है कि तभी स्टार्ट करो जब प्रोजेक्शन O पे है या पार्टिकल P से स्टार्ट हो रहा है T इक्वल टू 0 पे। Q तक फाइनल पोजीशन मेरी ये है, Q एट T इक्वल टू T। बट सपोज कीजिए कि जब पार्टिकल यहां पे थे या प्रोजेक्शन उसकी यहां पे थी, तो आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट नहीं की। आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी जब पार्टिकल P डैश पे था। अब आपकी मर्जी है भाई, स्टॉप वॉच आपके हाथ में, आपने कब कर दी तब उसकी प्रोजेक्शन यहां कहीं होगी, लेकिन आपका T इक्वल टू 0 अब ये हो गया। जब आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट की तब आपका पार्टिकल P डैश पे था, प्रोजेक्शन उसकी यहां कहीं होगी। मेरी जो इक्वेशन बनेगी कि y इज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, ये बात आपने भूलनी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो मेरी इक्वेशन है SHM की, वो मेरी या तो पोजीशन दे रही है मीन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू या एक्सट्रीम पोजीशन पे, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट। दिस पॉइंट इज नीदर एक्सट्रीम पोजीशन नॉर मीन पोजीशन। मैंने देखा कि Q पे पहुंच गया है पार्टिकल एट टाइम T इक्वल टू T, तो उसने टोटल एंगल कितना सबटेंड किया, ये ओमेगा T हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो टाइम T में कितना एंगल सबटेंड करेगा, P डैश से Q तक जाने में ओमेगा T करेगा। ठीक है, अब ये जो एंगल वो ऑलरेडी कर चुका था डिस्क्राइब P तक आने में, इसको हम फाई कह लेते हैं। क्योंकि मुझे उसकी पोजीशन O से ही बतानी है, तो अब मैं O से देखूंगा कितना एंगल उसने सबटेंड किया। O से जो एंगल सबटेंड करेगा ओमेगा T माइनस फाई हो जाएगा। तो अगर ये ओमेगा T माइनस 5 है तो ये भी ओमेगा T माइनस 5 हो जाएगा। तो अब मेरी जो y है दैट विल बी R साइन ओमेगा T माइनस 5। कन्वर्सली ले लेते हैं कि अगर पार्टिकल
उस वक्त P से नीचे था तो ये कंडीशन है, ऊपर है तो प्लस। अगर पार्टिकल इस वक्त Q पे पहुंचना ही है मुझे, Q पे जब पहुंचेगा टाइम t लूंगा। अब P डैश t इक्वल टू 0 पे यहां है, वो एंगल फाई ऑलरेडी कवर कर चुका है और ये ओमेगा t है, तो ये वाला एंगल ओमेगा t प्लस फाई हो गया। और जो y है अब हमारे पास r साइन ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगी। अब मैंने वो कंडीशन भी हटा दी कि भाई पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे ही होना चाहिए। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम कर सकते हैं, आई कैन स्टार्ट द मोशन एट मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन बिकॉज थिंग्स विल बी इजियर फॉर मी टू हैंडल। बट ऐसा नहीं है कि अगर स्टॉप वॉच मीन पोजीशन पे नहीं स्टार्ट हुई तो कोई बात नहीं है, हम इनका यूज कर लेंगे। सो मेरे पास इन जनरल जो y है दैट विल बी r साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई। दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। इस इक्वेशन में जो आर्गुमेंट ऑफ साइन है दिस इज कॉल्ड फेज ऑफ SHM। और जो फाई है ये हमारे पास इनिशियल फेज हो गया और शायद कई बार इसको ईपॉक भी कहा जाता है, इनिशियल फेज और ईपॉक। अब देखिए इस इक्वेशन में जो मेरा टाइम आ रहा है वो फेज टर्म में आ रहा है, आर तो चेंज नहीं हो रहा। ये टाइम चेंज होने से आर्गुमेंट ऑफ साइन चेंज होगा और y की वैल्यू चेंज होगी। इट मींस फेज ऑफ SHM इज ए क्वांटिटी which basically is describing the motion of the particle at a given time t. It gives you the exact position at a given time t. So physically अगर मुझे phase को define करना है, it is the quantity or term in the equation which will describe the motion of the particle, means which will give me the position of the particle at a given time with respect to the mean position or with respect to the extreme position depending upon the equation. So that is how, अगर मुझे दो SHM के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है, डेल्टा फाई निकालना है, तो हम इसकी एक की फेज टर्म ले लेंगे, दूसरी की फेज टर्म ले लेंगे, साइन नहीं लेंगे साथ में, फेज सिर्फ आर्गुमेंट को कहते हैं। तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आई विल गेट कि वो कितना एक दूसरे के साथ फेज डिफरेंस है। अगर फेज डिफरेंस 0 होगा तो हम कहेंगे दे आर इन सेम फेज, अगर 180 होगा तो we'll say that they are totally out of phase with each other. So that was the equation of SHM. Once I know the equation of a motion, then I can find the general equations describing its displacement, velocity and acceleration. Already I know that displacement जो है that will be r sin omega t. I suppose that phi is equal to 0 in all the cases just for convenience, otherwise that is not going to make any difference. Second is velocity was r omega cos omega t, अभी अभी निकाली थी हमने। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t अंडर द रूट। So this I can write as omega r square minus r square sin square omega t. r को अंदर ले जाओगे रूट के तो स्क्वायर बन जाएगा। So this is nothing but y square. So this is one equation of velocity which I shall be using most of the times जब मुझे velocity निकालनी होगी। ठीक है, इसको कैसे यूज करोगे? फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन की यूज कैसे होगी कि व्हाट इज
द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट y is equal to r by 2 starting from mean position of course. मुझे वेलोसिटी निकालनी है एट y इक्वल टू r by 2. समाना सेंटर फेज हुआ है. सो अब हमारे पास y की इक्वेशन r sin ओमेगा t है, वेलोसिटी की इक्वेशन यहां तक हम पहुंच गए. ये ऐसे वाली इक्वेशन कब काम आएगी? सपोज पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है और y इक्वल टू r बाई 2 पे, मतलब क्या हुआ? पार्टिकल ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है और ये r है और ये है r बाई 2. यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अब कैसे निकालोगे? y आपको पता है v की वैल्यू है ओमेगा आर स्क्वेयर और y की वैल्यू क्या है? r/2. तो r स्क्वेयर बाय 4 हो गया. सो ओमेगा r बाहर आ गया, अंदर बचेगा √3/4. तो ये आ जाएगा √3 ओमेगा r/2. ठीक है. v की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये टर्म 1 हो जाएगी तो v max will be plus minus r omega depending upon the direction. बेटा ये इक्वेशन है, यहां तक समझ आ गई है. अब मैंने ये पूछा है आपको कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से r/2 पे पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? ये समझ नहीं आया बेटा. v की वैल्यू क्या है? r ओमेगा cos ओमेगा t. v मैक्सिमम कब होगा? जब cos ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि r और ओमेगा तो कांस्टेंट है. v मैक्सिमम कब होगा? जब cos ओमेगा t की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी. cos ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1. तो इसको +-1 पुट करोगे तो v मैक्स विल बी + r ओमेगा. अगर मैग्नीट्यूड लोगे सिर्फ तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. कहना भी चाहिए क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी क्वांटिटी की वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है. जैसे डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू r या a है तो वो उसका एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है. सो दिस इज द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड. कन्वर्सली देखिए r/2 पे वेलोसिटी उसकी आधी नहीं है. जब वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो मोशन रिटार्डेड है. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होएगी अगर नेगेटिव को प्रोपोर्शनलिटी है तो. एक चीज ये भी हम बोलते हैं ना कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन. वो तो मीन पोजीशन की तरफ ही है आपकी, लेकिन साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ विल डिसाइड कि मोशन रिटार्डेड है या नहीं. देखिए एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है. बॉडी यहां से यहां गई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहीं होगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो जब बॉडी अवे जाएगी तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो रिटार्डेड मोशन आना चाहिए था. इसलिए बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके 0 हो गई. और ये v max कहां पे होएगी? यहां से अगर मैं निकालूं v max, y को 0 पुट कीजिए तो ओमेगा r आ गई वैल्यू. इसका मतलब जो v max है वो आपकी मीन पोजीशन पे है. So Vmax happens to be at y equal to 0. So at v equal to 0, the velocity of the particle is maximum. Extreme position पे y equal to r पुट करोगे तो extreme position पे v at extreme position will be 0. अब जब बॉडी एक्सट्रीम से मीन की तरफ चलती है तो एक्सेलरेशन भी इधर को है नेगेटिव और वेलोसिटी भी नेगेटिव है. इसका मतलब मोशन स्पीडिंग अप होगा. अब उसकी बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम पहुंचेगी मीन पोजीशन तक. मीन पोजीशन के बाद एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी
क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। Yes. जब यहां को क्रॉस करेगा तो एक्सेलरेशन की इधर को हो जाएगी वैल्यू, तो जब इधर जाएगी तो यहां पे जाके वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी, फिर रिटार्डेड मोशन होगा। एक चीज और आपकी बड़ी टेम्पटेशन रहती है, कई बार आपको लगता है यार एक्सेलरेशन पता है, पोजीशन निकालनी है, चक के एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लो, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लो। एक चीज याद रखनी है बेटा, एसएचएम में कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसमें कोई मैथमेटिकल फंक्शन। हाँ जी, क्यों नहीं करेगी बेटा? वो इक्वेशन डिराइव करते हुए एक प्री कंडीशन थी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। इसमें तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रही है। It is in non-uniformly accelerated motion, so never try to use equation of motion in SHM. वो काम कभी नहीं करना, गड़बड़ होएगी। So that is how this equation. Conversely, इस इक्वेशन का न्यूमेरिकल्स में और क्या यूज आएगा? मैं आपको पूछता हूं, फाइंड द पोजीशन from mean position at which velocity is half of its maximum value. निकालो जरा। I want to find the value of y at which velocity is half the maximum. तो कि मीन पोजीशन से r/2 तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू r/2। इस इक्वेशन की यूसेज आ जाएगी। कैसे? y को r/2 पुट किया, साइन ओमेगा t कट गया। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/6। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। अब सर्कुलर मोशन काम आएगा आपका। तो कैंसल, so t is equal to π/12 seconds. Sorry, t/12। ये पाई कट गया, ये 6 into 2 12 हो जाएगा, t उधर चला गया। अब देखिए, अब ये जो टेम्पटेशंस हैं ये गलतियां करवाती हैं आपके एसएचएम में। आपको लगता है कि 0 t/4 तो आधा t/8 होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो लगता है ना, टेम्पटेशन होती है, लेकिन आ कितना रहा है? t/12। ऐसा हो क्यों रहा है? जैसे जैसे दूर जाता हूं रिटार्डेशन बढ़ती जा रही है। a इज प्रोपोर्शनल टू x है, वैल्यू तो उसकी नेगेटिव साइन तो सिर्फ ये सोच करता है कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा पीछे को खिंचाव महसूस होगा बॉडी को, उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। शुरू में कम है, इसके लिए फर्स्ट हाफ के लिए यहां t/12 पे पहुंची। अब आसान है, यहां से यहां का टाइम t/12 है, तो यहां से यहां का टाइम कितना होगा? t/4 माइनस t/12 कर लो। सो पहले हाफ के लिए बॉडी को कम टाइम लग रहा है, दूसरे हाफ के लिए ज्यादा लग रहा है। लगना भी चाहिए, क्योंकि एक्सल